प्रोबेबिलिटी में एक टर्म आता है जिस टर्म को कहते हैं एक्सपेरिमेंट। पता है किसी को एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट ये वो साइंस वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है जो साइंटिस्ट करते हैं, वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई इवेंट किया तो उसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे अभी इंडिया और श्रीलंका का मैच था, श्रीलंका की ऐसी धोई कि मतलब वो लोग बेचारे कहीं के भी नहीं रहे। तो उसमें सिक्का उछाला गया था शुरुआत में, मैच के शुरुआत में। तो टॉसिंग अ कॉइन, ये जो होता है टॉसिंग अ कॉइन, ये एक इवेंट होता है, इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट जब भी हम लोग करते हैं तो उसके कुछ आउटकम्स निकलते हैं। जैसे अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने में आउटकम्स क्या क्या निकल सकते हैं? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक, ये जितने भी आउटकम्स निकलते हैं, अगर हम उन सारे आउटकम्स को सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जो सेट पहला चैप्टर आपने पढ़ा था उसके फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दें, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स, सारे आउटकम्स का सैंपल स्पेस, सारे आउटकम का जो सेट होता है, हाँ टोटल आउटकम का जो सेट होता है उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक होता है टाइप्स ऑफ आउटकम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, जिसमें आता है दिमाग से निकल गया, इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ, इवेंट में आता है इम्पॉसिबल इवेंट। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट और एक होता है श्योर इवेंट। अब देखो एक चीज बता रहा हूँ, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब लिखते जाइएगा, लिखते इसलिए जाइएगा क्योंकि इस बार का जो पेपर का पैटर्न है क्लास 12th का, वो बहुत चेंज हुआ है पिछले साल से। इस बार केस स्टडी क्वेश्चंस आ रहे हैं दबा के क्लास 12th में, और एमसीक्यूज आ रहे हैं दबा के। तो इस बार जो आपका 11th का फाइनल का पेपर होगा वो 12th के ही बेसिस पे बनेगा, क्योंकि अगले साल तुम लोग को 12th देना है। 11th की कोई औकात नहीं होती है एज इट इज अपने में, लेकिन 11th इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स क्लास 12th। तो बहुत सारे स्कूलों में यही होगा कि 12th के बेसिस पे आपका 11th का पेपर बनाएंगे। और 12th का इस बार का जो स्पेसिमेन पेपर आया है वो इतना फाड़ू आया, इतना फाड़ू आया, जैसे तुम कह रहे थे ना कि उसको समझने में 10 मिनट लगते हैं, तो वैसे ही उसको समझने में 10 मिनट लगते हैं। एक को क्वेश्चन किताब का नहीं है, ना एनसीईआरटी का, ना एमएल अग्रवाल का, ना आरडी शर्मा का, नहीं, बाहर से क्वेश्चन दिए हैं। वो क्वेश्चन अगर तुम देखो तो वो सैट वैट में आ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब अगर तुम गूगल भी करोगे उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा कहीं। ऐसे क्वेश्चंस दिए उन्होंने, मतलब बहुत ज्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग के भी फाइनल पेपर में आ सकते हैं, तो इसलिए तैयारी अभी से रखना है। तो एमसीक्यूज में इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस जीरो हो। ठीक, कि राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, कि राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी हो? 1 हो, या ऐसी चीज जिसके होने के 100% चांसेस हैं। ठीक, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे अगले वाले, तो फिर से वही 100% चांस हो गया। अब उसमें अच्छा लगे तो ठीक है, न बुरा लगे तो भी ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, बनेंगे वही। ठीक, क्योंकि वही मेजोरिटी में, और कोई पार्टी नहीं है विपक्ष में। जब तक आम आदमी पार्टी आएगी तब आएगी। ठीक, तो श्योर इवेंट का मतलब क्या हो गया? ऐसी चीज विच इज 100% ट्रू, दैट इज अ श्योर इवेंट। ठीक, आप लोग क्लास 12th में जाओगे, श्योर इवेंट है। अनटिल अनलेस निकम्मा ना बन जाओ और बिल्कुल पेपर में लिखने ही ना जाओ या कुछ भी ना करो। एक मेरा स्टूडेंट था जब मैं क्लास 12 पढ़ा रहा था सेंट टेरेसास में, वो नालायक आदमी ने पहला टर्म भी नहीं दिया था, दूसरा टर्म भी नहीं दिया था, पेपर ही नहीं दिया था, नहीं दिया ही नहीं था। हाँ, बीमार, मतलब उसने वो लगा दिया, मेडिकल लगा दिया, पहले में भी दूसरे में भी। उसके बाद भी वो पास हो गया था, 12th में आ गया था। बस, स्कूल अच्छा होना चाहिए आपका, बस पैसे ज्यादा दे दो स्कूल में तो हो जाता है ऐसा। तो वहाँ पे जुगाड़ से पैसे देके उसने प्रिंसिपल को पैसे दिए और 12th में आ गया। तो मैंने कहा था तुम रुक जाओगे, यहीं रुक जाओगे? अरे सर आप परेशान न होइए, मैं 12th में मिलूंगा। फिर वो 12th में आ गया था। सर की बेइज्जती कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी थी, क्या सर आप कह रहे थे नहीं आऊंगा, देखिए मैं आ गया। तो वो होता है श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 100% होती है। ठीक, अच्छा, हाँ, अब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो होती है वो हमेशा लाई करती है 0 से 1 के बीच में। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, 1 का मतलब है श्योर इवेंट। तो जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। तो 0 से 1 के बीच में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लाई करती है। अब किसी चीज के होने के अगर चांसेस होते हैं, 15 जनवरी से होता है, अरे कोई दिक्कत नहीं आचल, तब तक तो आग लगा दोगे आप। तो किसी भी इवेंट के अगर होने के चांसेस होते हैं, लेट से अगर मैं कहूँ इंडिया के जीतने के, वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस है 90%, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही है सब में नंबर 1 है, तो इंडिया के जीतने के वर्ल्ड कप में चांसेस है 90%। तो हारने के चांसेस कितने हैं? 10%। कैसे निकाला आपने? 100% में से 90% माइनस कर दिया। सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है लेट से P, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट,
वो हो जाएगा 1 माइनस पी। ठीक, तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट आपने इवेंट्स सेट्स वाले चैप्टर में पढ़े थे, दिन का अपोजिट रात, रात का अपोजिट दिन, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का वेस्ट। तो ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हो गई। अमनप्रीत तुम आ गए, क्या बात है अमनप्रीत, कैसे हो? सर ओरियो खाइए, वर्ल्ड कप का प्रिडिक्शन ना करिए। माही, अच्छा ठीक है, तुम आजकल ज्यादा ऐड देख रहे हो लग रहा है। अरे वो ऑनलाइन पढ़ रहा है भाई, शादी में गया तो क्या वो पढ़ाई कर रहा है? देखो इसी कहते हैं डेडिकेटेड बंदा, हिम्मत। ठीक, अभी हम लोग की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, इस फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ सैंपल स्पेस बनाने की बात की हुई है उन्होंने, और कुछ भी नहीं किया कि बस सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस बनाने के लिए उन्होंने बात की हुई है। अब देखो, तुम लोगों को कॉइन के बारे में तो पता ही है कि अगर एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो दो आउटकम आते हैं। ठीक, दो कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने आउटकम आते हैं? चार। तीन को करते हैं तो 8 आते हैं, और अगर 5 कॉइन को करेंगे तो 16। कैसे निकाला? हाँ करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ये होता है टोटल आउटकम टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड। अब इसका कोई ऐसा फॉर्मूला लिखा नहीं है, पर एक फॉर्मूला ये होता है बेसिकली। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको देखो, अगर आप 3 सिक्के एक साथ उछालते हो या एक सिक्के को 3 बार उछालते हो, दोनों बात बराबर है। आप 3 सिक्के एक साथ उछालोगे तो या तो तीनों पे हेड आएगा, या तीनों पे टेल आएगा, या दो पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा, या दो पे टेल आएगा एक पे हेड आएगा, इस तरीके से होगा। सिमिलरली अगर आप 3 सिक्के एक एक करके उछालते हो तो पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, फिर वही बन जाएगा एच 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 टी 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 एच एच टी 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 एच, कुछ भी बन सकता है। तो वो इक्विवेलेंट माना जाता है वहां पे। ठीक है, तो अगर आप लेट से डाइस रोल करते हो और आपने 6 डाइस रोल किए, 6 डाइस रोल किए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? तो एक डाइस को रोल करने में जो टोटल आउटकम्स आते हैं वो आप बेस पे लिखोगे, तो एक डाइस को रोल करने पे टोटल 6 आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक, टू दी पावर जितनी बार उस डाइस को रोल किया गया है या जितने डाइस रोल किए गए हैं, तो कितने डाइस रोल किए गए हैं? 6, तो ये हो जाएगा 6 टू दी पावर 6, ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब अगर 6 की पावर 6 करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, उसका सैंपल स्पेस बनाओगे तो पेट भी खराब हो जाएगा और उल्टियां भी लग जाएंगी। तो इसलिए इतने बड़े बड़े वाले आउटकम का आता नहीं है। लेकिन आपसे एमसीक्यू में ये जरूर पूछ सकता है कि अगर एक इवेंट किया जा रहा है, उस इवेंट में टोटल 4 आउटकम्स आ रहे हैं, उस इवेंट को अगर 3 बार रिपीट किया गया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? ठीक, तो आंसर हो जाएगा 4 टू दी पावर 3। एक इवेंट में अगर 4 आउटकम आ रहे हैं, 4 आउटकम में अगर आप 3 बार उसको रिपीट कर रहे हो तो आंसर आ जाएगा 4 टू दी पावर 3। ये कॉम्पिटिशन में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो वहां पे भी काम आएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज हो गई। अब 3 हेड अगर 3 हेड्स, सॉरी 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 3 कॉइन टॉस किए गए तो टोटल आउटकम क्या क्या बनेंगे? अब इसको टोटल आउटकम बनाने में दिक्कत क्या आती है कि कभी कभी हम कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हैं, कभी कभी हम कोई कम कर देते हैं, तो वहां पे दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है कि क्या क्या आउटकम बनेंगे। दिमाग कम लगाना पड़े और आंसर हमेशा सही आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ट्री बना सकते हैं। ट्री कैसे बना सकते हैं? तो ट्री ऐसे बना सकते हैं कि अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो आउटकम्स क्या आएंगे? या तो हेड या तो टेल। ठीक, दोबारा जब हम उछालेंगे तो यहाँ पे हमने एक और ट्री बनाया, फिर इसमें या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। दोबारा जब हम उछालेंगे, तीसरे सिक्के को उछालेंगे, तो फिर से आउटकम्स क्या आ सकते हैं? या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। अब अगर 3 सिक्के को उछाला है और हमको यहाँ से सैंपल स्पेस फॉर्म करना है, तो कैसे सैंपल स्पेस फॉर्म कर सकते हैं? तो सैंपल स्पेस फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर से नीचे चलेंगे, एक एक रास्ते को पकड़ते हुए चलेंगे, टॉप डाउन, ऊपर से नीचे चलेंगे, एक एक रास्ते को पकड़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आए तो सबसे पहले यहाँ पे आए, यहाँ से और नीचे गए, यहाँ पे आए, यहाँ से और नीचे गए, यहाँ पे आए, तो क्या आया? यहाँ पे 3 H आए। तो पहला जो हमारा आउटकम आ गया वो क्या आ गया? एच एच एच, दैट इज तीनों पे अगर हेड आ जाए। फिर अब हमने ये वाला रास्ता ट्रेवर्स कर लिया है, अब हम दूसरे रास्ते पे आएंगे, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आए और यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? हेड हेड टेल। ठीक, फिर अब यहाँ पे आए, यहाँ से फिर नीचे आ रहे हैं, तो इधर भी आ सकते हैं, इस आम में भी आ सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो हेड टेल हेड, हेड टेल
हेड। फिर दूसरे वाले पे आए तो क्या आ गया, हेड टेल टेल। अब इस तरफ आ जाओ, ठीक। अब इस तरफ आए तो इस तरफ ऐसे नीचे उतर गए, तो ऐसे नीचे उतर गए तो क्या आ गया, टेल टेल टेल। फिर ऐसे आए इधर चले गए तो टेल टेल हेड, ये वाला पूरा रास्ता हो गया। अब इधर आ जाओ तो है टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल। अब इसको आप टोटल को काउंट कर लो तो 4 ऊपर है 4 नीचे, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8। अब अगर आप ये चेक करना चाहो कि क्या कोई हमसे मिस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप कैसे कर सकते हो, वही वाला फॉर्मूला लगा के कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे। तो एक सिक्के को उछालने में आउटकम आते हैं 2, हम 3 बार उछाल रहे हैं, सो 2 to the power 3 आउटकम्स आने चाहिए, दैट इज 8 आउटकम्स आने चाहिए, और ये हमारे टोटल 8 आउटकम हो गए। तो अगर आप इस ट्री को बनाओगे तो इस ट्री को बनाने से आपकी कभी भी कोई गलती नहीं होगी, आप कभी भी कोई ओमिट नहीं करोगे, मतलब कोई मिस नहीं करोगे, और कोई एक्स्ट्रा नहीं लिख दोगे या रिपीट नहीं कर दोगे, ठीक है। तो ये ट्री को समझना बहुत जरूरी होता है, अगर ये ट्री समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर 4 सिक्कों को छालते, लेट्स से ये तो 3 उछाले, अगर 4 को छालते तो क्या करते, एक नीचे और बना देते, ठीक। तो एक नीचे यहां से फिर हेड टेल 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 हेड टेल, इस तरीके से, और ऊपर से नीचे तक चलते चले जाते हैं, ठीक। हाँ, जितनी बार कर रहे हो आप उतने लेवल नीचे आते जाओगे। तो ये फर्स्ट लेवल मतलब एक सिक्के को छाला गया, सेकंड लेवल 2 सिक्कों को छाला गया, थर्ड लेवल 3 सिक्के को छाला गया, फोर्थ लेवल 4 सिक्कों को छाला गया। तो ये ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्री बना लीजिए एक बार 3 सिक्कों को छालने वाला, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये जरूर लिख लीजिएगा इसके बगल में सैंपल स्पेस कैसे आया, क्योंकि एग्जाम से पहले रिवाइज भी करना रहेगा, तो एक बार कॉपी खोलोगे ये देखोगे रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि अगर ये सोचोगे कि एग्जाम से पहले यस सर की वीडियो खोल के जरा लाइव क्लास देखें, तो बैठ के एक एक घंटे की सारी लाइव क्लास देखनी पड़ती, खुद ही छोड़ दोगे थोड़ी देर में पढ़ना। लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपने लिख लिया है तो एक जरा मुझे ये ऐसे ही डायग्राम बना के बताओ। अगर एक कॉइन को छाला जा रहा है, 1 कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड। एक सिक्के को छाला जा रहा है और एक डाइस को रोल किया जा रहा है, क्या क्या टोटल आउटकम्स निकल सकते हैं, फाइंड द सैंपल स्पेस। इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। दोनों का अलग अलग नहीं बनेगा, ये दोनों एक साथ किए जा रहे हैं ना, कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड। आ गया। तो इसको भी अगर आप ट्री से करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, कम क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। सो कैसे कर सकते हैं इसको, देखते हैं एक बार। सो कॉइन इज टॉस्ड, अगर कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक। अब कॉइन को टॉस किया गया है और साथ ही साथ डाइस को रोल किया गया, तो जब डाइस को रोल करोगे तो हो सकता है कॉइन पे हेड आए, और डाइस पे क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली कॉइन को रोल किया, हो सकता है टेल आ जाए, और टेल के बाद जब आप डाइस को रोल करोगे तो टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब अगर हम यहाँ से सैंपल स्पेस बनाएंगे तो सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, ठीक। तो H1 H2 अप टू H6, ठीक। सिमिलरली T1 T2 अप टू T6, ये आ जाएंगे टोटल। तो 6 ऊपर वाले आ गए, 6 नीचे वाले आ गए, टोटल आउटकम्स कितने आ गए, 12 आउटकम्स। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक।
ये चीज समझ में आई? तो अगर ये आप डायग्राम बनाओगे तो इस डायग्राम से, फ्लो चार्ट से आपको इजी हो जाएगा समझना। ठीक, एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, देयर आर 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। देयर आर 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। One of the boy is to be selected. Sorry, one of a child, not boy, child. One of a child, one of the child is to be selected. If head comes up, a boy is selected. Otherwise, girl is selected. If head turns up, Achal, very good. If head turns up, a boy is selected. Otherwise, a girl is selected. Sample space बताइए इसका क्या बनेगा? अब जो 2 बॉयज हैं, इन 2 बॉयज को आप अपने आप इनका नामकरण कर लो। एक का नाम कर लो B1, एक का नाम कर दो B2। सिमिलरली गर्ल्स हैं तो इनका भी नामकरण कर दो। एक कर दो G1, एक कर दो G2, एक कर दो G3। ठीक, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबसे पहले कॉइन को टॉस किया जाता है। अगर हेड आता है तो क्या सेलेक्ट किए गए? बॉयज। तो बॉयज कौन कौन है? B1 एंड B2। और अगर हेड नहीं आता है तो क्या बचा? टेल आएगा। टेल आएगा तो किसको सेलेक्ट करेंगे? बॉयज छोड़ दिए तो गर्ल्स। तो गर्ल्स क्या हो जाएगा? G1, G2, G3। तो इसको अगर हम यहाँ से लिखें सैंपल स्पेस तो क्या आ जाएगा? HB1, HB2, TG1, TG2, TG3। ठीक, दैट्स इट। तो हमेशा ऊपर से नीचे आना है, बस ये याद रखना। ठीक, तो ये सैंपल स्पेस वाले बहुत इजी हैं, आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसका सैंपल स्पेस लिख लोगे ना? सैंपल स्पेस हो गया इसका HB1, HB2, TG1, TG2, TG3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A coin is tossed if it shows a tail. A coin is tossed if it shows a tail. We draw a ball from a box. If it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. Which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. If it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a dice. Find the sample space. दीपांश के पेपर चल रहे हैं क्या? दीपांश क्यों नहीं आया? कर लिया सबने? Consider an experiment. Consider an experiment in which a coin is tossed. In which coin is tossed. Very good, Achal. सही आंसर है. In which a coin is tossed repeatedly until a head comes up. Till a head comes up. भी फैक्टर्स होते हैं, वो 2 ही नंबर से डिविजिबल होता है, एक तो 1 से और खुद से।
ठीक, और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं यहाँ पे? तो ऐसे नंबर्स हैं 3 and 5 and 2, 2 3 5, दीज आर द प्राइम नंबर। 1 जो होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो ये जो नंबर 1 है, दिस इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट क्या होते हैं? वेरी गुड, जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। जो आदमी नहीं होता वो औरत होती है, जो औरत नहीं होता वो आदमी होता है। बीच वालों को छोड़ देते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और itself. Composite numbers are the numbers which are divisible by more than 2 numbers. मतलब खुद से और एक से ज्यादा से डिविजिबल हैं, वो कंपोजिट नंबर है। तो 1 जो होता है ये ना ही आदमी होता है ना ही औरत होता है, मतलब इसको माना गया है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक, तो ये 6 वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो इसको ऐसे याद करोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक, कभी गलती नहीं होगी। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर हम ए यूनियन सी करें तो प्राइम नंबर्स अगर हम यहाँ से करें तो क्या क्या आ जाता है इसमें? 2 3 and 5। अब इन दोनों को अगर यूनियन करते तो इवन में आ गया 2 4 6 3 5। कौन सा नंबर रह गया यहाँ पे? 1। तो क्योंकि 1 रह गया तो ये सैंपल स्पेस पूरा नहीं कंप्लीट कर पा रहा, इसलिए ए और सी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है। अब इसके बाद तीसरा केस बनता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से इवेंट्स हो गए? एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया ऐसे इवेंट्स जो एक्सक्लूसिव भी हैं एग्जॉस्टिव भी है। तो मान लेते हैं अगर बहुत सारे हमारे पास इवेंट्स हैं E1 E2 E3 अप टू EN, तो इवन यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू EN, इनको अगर यूनियन करेंगे तो सैंपल स्पेस मिलेगा, और इनका अगर इंटरसेक्शन करेंगे क्या मिलेगा? 5। वेरी गुड, 5 मिलेगा। ठीक, तो ऐसे इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर? अब इसके बेसिस पे कुछ 6 और 8। 6 में कह रहा है 3 coins are tossed, describe 3 events which are mutually exclusive and exhaustive। ठीक है, 3 coins टॉस हुए हैं, हमको 3 इवेंट्स बताने हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, अब अगर 3 coins टॉस हुए तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना ले। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, अब हमको 3 इवेंट्स ऐसे बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो, मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 के बराबर हो और यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो। समझ गए? तो ए एक इवेंट बना दिया एट लीस्ट 1 हेड, बी एक इवेंट बना दिया एट लीस्ट 1 टेल। सो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हो गया? कम से कम एक हेड। एक हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकता है, 3 हेड भी हो सकता है। और अगर एटलीस्ट 1 टेल बनाया तो, लेकिन ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तो हो जाएंगे पर एक्सक्लूसिव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन हो जाएगा ना उसमें। अगर इसका एक ये हो गया ट्रिपल एच, एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच, गुड इवनिंग, टी एच टी 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 एच टी टी टी, ये सारे हो गए। इसके बाद 8th वाला, 8th में कह रहा है 2 dice are thrown, if E is the event both dice come up with the same number and F is the event product of the numbers on the 2 dice is odd, then describe E F E or F E and F E but not F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 dice are thrown, E जो इवेंट है वो कह रहा है both dice come up with the same number, तो डबलेट आ जाए, मतलब दोनों पे एक ही नंबर आ जाए, डबलेट आ जाए। और F एक इवेंट है जिसमें कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज ऑड, जो प्रोडक्ट आ रहा है दोनों का वो कैसा आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो ई और एफ हमको यहाँ पे बताने हैं, डिस्क्राइब ई एंड एफ। तो ई और एफ हमको डिस्क्राइब करने, तो डिस्क्राइब करने का मतलब बेसिकली हमको क्या है, हमको यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए ई वाला तो बहुत ईजी हो जाएगा, डबलेट का मतलब है 1 1 2 2
3 3 4 4 अप टू 6 6। ठीक, एफ वाला क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इज ऑड, तो प्रोडक्ट इज ऑड कैसे आ सकता है, पहले पे भी 1 दूसरे पे भी 1, तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट 1। ठीक, पहले पे 1 ये दूसरे पे 2, तो इवन आ जाएगा, तो 1 3 आ जाएगा। ठीक, सो एक हो जाएगा 1 1, एक हो जाएगा 1 3, एक हो जाएगा 3 1, फिर 1 4 पे नहीं आएगा, 1 5 5 1 1 7 होगा नहीं क्योंकि 6 ही होते हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद 2 पे आ जाओ, सो 2 1 2 1 पे भी नहीं होगा, अच्छा 2 से सारे इवन हो जाएंगे। ठीक है, 3 पे आ जाओ, 3 वाला ऑलरेडी कवर अप हो गया, यही होगा 3 3। हाँ 3 3 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, एंड 3 5 वास 3 15, हाँ 3 5 भी हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है, और 5 के साथ 6 से नहीं होगा, बस यही हो गया। हाँ, तो ये हो गया 3 3 6 3 9, ये हो गए पूरे 9 एफ। तो ई हो गया, एफ हो गया, इसके बाद क्या कह रहा है, क्या फाइंड करो, ई और एफ। यू ई और एफ, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, सो ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ में ये सारे आ जाएंगे और एफ वाले सारे आ जाएंगे। ठीक, ई इंटरसेक्शन एफ की अगर बात करेंगे, सो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो गया, ई और एफ में कॉमन वाले, तो कॉमन वाले कौन कौन से आ गए, 3 3 1 1 एंड 5 5 है। हाँ, कोई पेरेंट गए तो रहते क्लास 7 के लिए, उनको बीच वाले रूम में बैठा दो, मैं आ रहा हूँ। खाली पड़ा है, कोई है नहीं क्लास, बैठा दो। 3 3 1 1 5 5, ठीक है, ये यहां से ही आ गया। इसके बाद ई और एफ हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन आ जाएगा, फिर क्या कह रहा है, ई बट नॉट एफ, ई बट नॉट एफ, ई बट नॉट एफ का मतलब है ई माइनस एफ, तो ई माइनस एफ का मतलब है ई में से वो हटा दो जो एफ में आ रहे हैं, तो इसमें से 1 1 हट जाएगा, 3 3 हट जाएगा, 5 5 हट जाएगा, बचेगा क्या, 2 2 4 4 एंड 6 6, बस ये बचेगा। तो ये आ गया, चेयर ले लो, बैठो, खड़े क्यों। ठीक, 2 2 4 4 6 6, ये आ गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ये हो गया। और पूछो, और कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, नहीं, आगे बढ़े। दिवांश, तुमने टेस्ट नहीं दिया था संडे वाला, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का दिया था, तुम्हारा नंबर नहीं आया, पेपर क्या तुम्हारा, अच्छा व्हाट्सएप किया था तुमने, चलो चेक कर लूंगा। तो सेकंड वाली एक्सरसाइज मैंने कहा था ना, आप लोग ट्राई करके आना, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताएंगे। सेकंड वाली सबने ट्राई की है, ठीक ठीक ठीक। इसके बाद इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, हाँ 50-50। जैसे अगर एक कॉइन टॉस किया जो अनबाइज्ड है, जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो 50% चांसेस है कि हेड आएगा, 50% चांसेस है कि टेल आएगा। कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा है, अगर हमने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, तो 50% चांसेस है कि मेल होगा, 50% चांसेस है कि फीमेल होगा। ठीक है, सीयूईटी के लिए आए हैं, बैठाओ, बीच वाले रूम में बैठा दो या उस वाले स्टूडियो में बैठा दो, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, सो ये होता है इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब है जिसके होने के चांसेस बराबर हैं, जिसमें कोई चीटिंग नहीं है। ठीक, अच्छा, उसके बाद आता है ऑड्स इन फेवर ऑफ एंड ऑड अगेंस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। ऑड इन फेवर ऑफ एंड ऑड अगेंस्ट। सो लेट्स से किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है P, और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है Q। ठीक, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है P और ना होने की प्रोबेबिलिटी है Q। आ जाओ, ना होने की प्रोबेबिलिटी है Q, तो ऑड इन फेवर ऑफ का मतलब क्या होता है, तो फेवरेबल इवेंट है P, सो P अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, P प्लस Q, सो P अपॉन P प्लस Q इज ऑड इन फेवर ऑफ। ठीक, और ऑड अगेंस्ट में क्या होता है, अगेंस्ट का मतलब होता है कि जो अनफेवरेबल इवेंट है, दिस अपॉन टोटल आउटकम, दैट इज P प्लस Q। ठीक, फिर से समझ लो क्या होता है, ऑड इन फेवर ऑफ, फेवर ऑफ का मतलब होता है जहां पे हमारा फेवरेबल कंडीशन न्यूमरेटर में होगी और टोटल आउटकम नीचे डिनोमिनेटर में होंगे, तो फेवरेबल आउटकम P है, टोटल आउटकम P प्लस Q है। ठीक,
ऑड अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो अनफेवरेबल इवेंट है वो न्यूमरेटर में होगा डिवाइडेड बाय द टोटल प्रोबेबिलिटी पी प्लस क्यू। ठीक, इसको लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। Achal, was the test sent on group? Beta, the test was sent on offline group, but it was not sent on online group. I'll be sending the test अभी क्लास के बाद। आप उसको सॉल्व करके मुझे उसका आंसर्स भेज देना। P plus Q, हाँ P plus Q तो वो हो जाएगा, सही कह रहे हो। ये हो जाएगा ऑड इन फेवर ऑफ, हो जाएगा P अपॉन Q, इन फेवर ऑफ हो जाएगा फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, P अपॉन Q। और ये वाला जो हो जाएगा ऑड अगेंस्ट, ये हो जाएगा Q अपॉन P, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, नहीं 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 नहीं, ऑड इन फेवर ऑफ, ऑड इन फेवर ऑफ का मतलब होता है, देखो यहाँ पे एक चीज समझो, अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी P है और ना होने की प्रोबेबिलिटी Q है, तो ये Q किसके बराबर होगा? 1 माइनस पी के बराबर होगा। अब स्कूल में जो आपको बताया गया होगा वो ये बताया हो गया P अपॉन 1 माइनस पी, या P अपॉन Q, क्योंकि Q किसके बराबर है? 1 माइनस पी के। तो ऑड इन फेवर ऑफ का मतलब होता है फेवरेबल ऊपर, अनफेवरेबल नीचे। और अनफेवरेबल अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है इसी का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब अनफेवरेबल ऊपर और फेवरेबल नीचे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q किसके बराबर है? 1 माइनस पी अपॉन पी के बराबर है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, स्वाद अनुसार लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया, लिख लो। हाँ 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 हाँ, समर तुमने टेस्ट नहीं भेजा था ना, टेस्ट का सोल्यूशन? समर सॉरी, परवार जी, हाँ भेजा था तुमने, नहीं भेजा था ना? भेज देना, नहीं ऑनलाइन भेज देना, फोटो खींच के मैं उसी पे चेक कर दूंगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। मैंने आपको एक शीट भेजी है प्रोबेबिलिटी की, वो पूरी की पूरी शीट आपको लगा के आनी है। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स, एग्जैक्टली वन हेड, टू हेड्स, at least one head, one head and one tail, at least one tail, at most one head. सो कह रहा कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अगर दो बार कॉइन टॉस किया गया तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो एच एच आ गया, एच टी आ गया, टी एच आ गया, टी टी आ गया, ये आगे सारे सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस के बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करें, कह रहा है नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों कैसे हो? टेल्स हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4। ठीक, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड किसमें किसमें आ रहा है? एच टी और टी एच में आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखा जाता है, अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, टू हेड्स, टू हेड्स कब आएंगे? एच एच एक बार, सो 1/4। एटलीस्ट वन हेड, नो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक हेड, एक से ज्यादा भी हेड आ सकते हैं, तो कम से कम एक या एक से ज्यादा दो। ठीक, तो दो यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो तीन फेवरेबल आउटकम हो गए, टोटल 4, सो 3/4। फिर कह रहा है वन हेड वन टेल, तो वन हेड वन टेल यहाँ पे भी है, वन हेड वन टेल यहाँ पे भी है, तो 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। फिर एटलीस्ट वन टेल, तो अगेन एटलीस्ट वन टेल का मतलब है, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल का मतलब है कम से कम एक टेल, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो ये हो गई टू टेल, एक टेल एक टेल, तो अगेन 3/4। एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा वन, वन से ज्यादा नहीं हो सकते, वन या वन से कम,
1 से कम का मतलब क्या है? 0। तो 1 किस में आ गया? इसमें आ गया, और 0 किस में आ गया? इसमें आ गया। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। ठीक। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक से कम भी हो सकता है, तो एक से कम 0 भी हो सकता है, मतलब दोनों टेल। तो ये दोनों टेल वाला ज्यादातर लोगों ने मिस किया होगा, इसमें आंसर गड़बड़ आया होगा। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? मानवी, समर्थ, आंचल एंड महा, इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? महा कहाँ थे बेटा इतने दिनों से? क्लासेस क्यों नहीं कर रहे थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। A coin is tossed 4 times and person wins ₹1, wins ₹1 for each head, and loses ₹1.50 for each tail। तो एक हेड आने पे उसको ₹1 मिलते हैं, जीतता है, और टेल आने पे ₹1.5 उसको देने हैं, हारता है। ठीक है। कह रहा है सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओ और कैलकुलेट करो हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी, हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन विन स्लैश लूज। कितना पैसा आप जीत सकते हो या कितना पैसा आप लूज कर सकते हो। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स, ऑल्सो फाइंड probability of having these amounts। सो एक कॉइन को 4 टाइम्स उछाले या 4 कॉइन्स को एक बार उछाले, बात एक ही है। ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई कीजिए। तो इसको अगर आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, तो सबसे पहले क्या करना होगा? ट्री बनाना होगा। वेरी गुड, पहले ट्री बना लो। ट्री बनाओ बेटा। हाँ ठीक है। 3 हेड आएंगे तो ₹3 जीतोगे, और एक टेल आ गया तो 1.5 माइनस हो जाएंगे, ₹1.5 जीतोगे। 2 हेड आ जाएंगे, 2 टेल आ जाएंगे तो ₹1 हारोगे। 3 टेल आ जाएगा, 1 हेड आ जाएगा तो, हाँ, बस वही अमाउंट निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हाँ बोलो। हाँ नहीं, लेकिन अमाउंट तो सेम ही जीतोगे ना, तो सेम है। हाँ, अमाउंट की बात कर रहे हैं ना, अमाउंट जितना आप जीत सकते हो या जितना आप हार सकते हो, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है उतने अमाउंट जीतने की और उतने अमाउंट हारने की। तो सबसे पहले अमाउंट्स देख लेते हैं कौन कौन से बनेंगे। तो अमाउंट्स आप कैसे निकाल सकते हो? चारों के चारों हेड आ जाएंगे तो आप ₹4 जीतोगे, हैं? तो अमाउंट्स में आ गया। अब विन को मान लेते हैं प्लस और लूज को मान लेते हैं माइनस। ठीक, तो इजी हो जाएगा। तो आप कितने रुपए जीत सकते हो? +4 जीत सकते हो जब चारों के चारों हेड आ जाए। ठीक। 3 हेड और 1 टेल आएगा तो क्या होगा? 3 हेड आएगा, ₹3 जीतोगे। 1 टेल आ गया, ₹1.5 कम हो गए। 3 में 1.5 कम करो, कितना हो गया? ₹1.5 प्लस का। फिर 2 हेड 2 टेल आ जाए, 2 हेड आएंगे, ₹2 जीतोगे। 2 टेल आएंगे, ₹3 देने पड़ेंगे, तो कितना हो गया? -1 का। 3 हेड 1 टेल, 3 हेड आएंगे, ₹3 जीतोगे। सॉरी, 3 हेड वाला हम लोग कर चुके ना। 3 टेल 1 हेड, 3 टेल 1 हेड का मतलब हो गया अगर 3 टेल आएंगे तो आप ₹4.5 हारोगे, और 1 हेड आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 3.5 माइनस का 3.5। ठीक। और चारों की चारों टेल आ जाएंगी तो आप कितने रुपए हार जाओगे?
तो आप हार जाओगे 6 रुपए। ठीक, तो ये सारे अमाउंट्स आ गए। अब इन सारे अमाउंट्स की आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है। अब ये 4 रुपए कब जीतोगे, जब चारों के चारों हेड आ जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा यहाँ पे, एच एच एच। अब एच 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 कितने आएंगे, 1/। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एलपीएस में पक्का पूछा जाएगा। टू रियल नंबर्स, ये कंपटीशन में भी आ चुका है इसलिए बाकी लोग भी करेंगे। टू रियल नंबर्स x and y are chosen from the interval x belongs to 0 से 2 and y belongs to 0 से 2. What is the probability? अब ये से वही कर पाएंगे जिन्होंने सेक्शन बी किया था। What is the probability that x square plus y square is less than equal to 1? X square plus y square is less than equal to 1. सेक्शन बी अगर आपने किया होगा आप तभी इसका आंसर दे पाओगे, वरना ये आपके समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या, व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ। तभी तुमको लोग गधे के नाम से जानते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी का आंसर आया ये? आंचल मानवीय, आपसे उम्मीदें हैं आंसर की। समर्थ आपसे भी उम्मीदें हैं, महा आपसे भी उम्मीदें हैं, बताइए आंसर। तुम्हारे भी पेपर में आएगा ये क्वेश्चन पक्का। हाँ, मिसलेनियस आ रही है ना तुम्हारे में, मिसलेनियस का क्वेश्चन एनसीईआरटी है। अरे जब भी आएगा पेपर, तो पेपर तो दोगे कि पेपर ही नहीं दोगे कभी? हाँ तो आएगा उसमें क्वेश्चन, ये कह रहे हैं। तुम्हारे में नहीं आएगा, तुम्हारे में इतने मुश्किल क्वेश्चन देते नहीं है। तुम्हारे जानते हैं कि तुम प्लस माइनस तो कर नहीं पाते, तो डेढ़ और डेढ़ ऐड तो कर नहीं पाते, तो ये थोड़ी ना देंगे। अरे वही बता रहे हैं, उनको पता तुम कंफ्यूज आ जाते हो। 1/3 नहीं, देखो इसको कैसे करेंगे। टू रियल नंबर्स दिया, अरे मजाक कर रहे थे, दे यार दिल पे मत ले लेना। टू रियल नंबर्स x एंड y आर चोजन फ्रॉम इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 से 2, y बिलोंग्स टू 0 से 2। कह रहा घर जाके आज मैं बहुत रहूंगा। 0 से 2, 0 से 2 में ये हो गया 0, ये हो गया 2, रियल नंबर्स है। ठीक, x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 में और y भी बिलोंग कर रहा है 0 से 2 में। तो अगर आप 0 से 2 इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 0 से 2। ठीक, ये जो इक्वेशन होती है, एक आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। किसकी इक्वेशन होती है ये इक्वेशन होती है सर्कल की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर आर क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको 1 के बराबर माने तो 1 के बराबर का मतलब है यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, जो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, इस तरीके का। और इस पे जो सर्कल बनेगा वो पूरा सर्कल नहीं बन पाएगा, वो एक सर्कल का फोर्थ पार्ट बनेगा, क्वाड्रेंट बनेगा, क्वाड बनेगा, क्वाड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हाँ जी कुछ। तो ये क्या बनेगा, क्वाड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक चौथाई पार्ट। ठीक, सो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है ये वाला रीजन, इसके अंदर वाला रीजन। ठीक, अब इसके अंदर वाला रीजन कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो किसके बराबर हो गया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम इसके अंदर वाला रीजन, इसके अंदर वाला रीजन क्या हो गया, सो इसका एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे 1, सो पाई 1 स्क्वायर अपॉन टोटल, टोटल रीजन। टोटल रीजन कहां से कहां तक दिया, एक्स और वाई की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है, 0 से 2, यानी 0 से 2 यहाँ पे इस पूरे स्क्वायर में। स्क्वायर का एरिया निकालो, 2 इंटू 2 कितना होता है 4। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई/16। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब ये आंसर तुम कभी भी सपनों में नहीं सोच सकते हो कि ऐसा कोई आंसर आएगा, है ना। हाँ
हाँ ये पाई लिखा बेटा, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है तो 1 स्क्वायर हो गया, ये 4 नीचे चला गया, 4 4 16 हो गया, सो पाई बाई 16 इज द आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बेहतरीन। ये एमएल अग्रवाल में भी दिया, ये आरडी शर्मा में भी दिया, ये अगर आप कंपटीशन सीयू ईटी करोगे तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जेई वेई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जेई में आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जो इसी तरीके के हैं। तो ये मजेदार चीजें हैं, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं बेसिकली। यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन आपको पता हो, यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी पता हो, ये सारी चीजें पता हो, तभी कर पाओगे। सर्कल की इक्वेशन ही नहीं बताई सर ने, सर्कल नहीं पढ़ाया अभी? अच्छा सर्कल्स अभी नहीं पढ़ाया ना, ठीक है। सर्कल्स के वीडियोस पड़े हुए हैं वैसे, अगर चाहो तो ऑनलाइन उस पर यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थर्ड एक्सरसाइज करके आइएगा। थर्ड एक्सरसाइज में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, फिर फोर्थ एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, खत्म कर देंगे इस हफ्ते में। क्या थर्ड एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है? तो इवन क्वेश्चंस कर लेना, इवन, ठीक है, इवन क्वेश्चंस कर लेना उसके, ठीक है। मैं आपको शीट प्रोबेबिलिटी की तब भी भेज दूंगा, मैम आएंगी कल, उनसे सही वाली शीट भिजवा दूंगा, ठीक है। चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखो, बाय। देखो इसको कैसे करेंगे, टू रियल नंबर्स दिया, अरे मजाक कर रहे थे देव यार, दिल पे मत ले लेना। टू रियल नंबर्स x एंड y आर चोजन फ्रॉम इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 से 2, y बिलोंग्स टू 0 से 2। कह रहा घर जाके आज मैं बहुत रहूंगा। 0 से 2, 0 से 2 में ये हो गया 0, ये हो गया 2, रियल नंबर्स है, ठीक। x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 में और y भी बिलोंग कर रहा है 0 से 2 में। तो अगर आप 0 से 2 इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 0 से 2, ठीक। ये जो इक्वेशन होती है, एक आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, किसकी इक्वेशन होती है ये इक्वेशन होती है सर्कल की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर आर क्या होता है, सर्कल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको 1 के बराबर माने तो 1 के बराबर का मतलब है यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, जो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, इस तरीके का। और इस पे जो सर्कल बनेगा वो पूरा सर्कल नहीं बन पाएगा, वो एक सर्कल का फोर्थ पार्ट बनेगा, क्वाड्रेंट बनेगा, क्वाड बनेगा, क्वाड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। हाँ जी कुछ, तो ये क्या बनेगा, क्वाड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक चौथाई पार्ट, ठीक। सो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है ये वाला रीजन, इसके अंदर वाला रीजन, ठीक। अब इसके अंदर वाला रीजन कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो किसके बराबर हो गया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम इसके अंदर वाला रीजन, इसके अंदर वाला रीजन क्या हो गया, सो इसका एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे 1, सो पाई 1 स्क्वायर अपॉन टोटल, टोटल रीजन, टोटल रीजन कहां से कहां तक दिया, एक्स और वाई की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है, 0 से 2, यानी 0 से 2 यहाँ पे इस पूरे स्क्वायर में, स्क्वायर का एरिया निकालो, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 16, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखो, बाय। अब एक चीज आपने पढ़ी थी क्लास 11th के शुरुआत में, सेट्स, एक चैप्टर पढ़ा था सेट्स, याद है वो चैप्टर, कह रहा पढ़ा तो था नालायक। तो उस सेट में आपने पढ़ा था कुछ इस तरीके की चीजें, वेन डायग्राम पढ़ा था। सो ए बी सी अगर 3 इवेंट्स दिए हुए हैं तो हम वेन डायग्राम को कैसे, वेन डायग्राम से कैसे उनको सॉल्व करते थे। तो एक वहां पे फॉर्मूला भी पढ़ा था आपने, एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पढ़ा था आपने, ठीक। तो ये जो पढ़ा था ये हमने सेट्स में पढ़ा था। तो ये जो था ये कार्डिनैलिटी पे डिपेंडेंट था, ये कार्डिनैलिटी वाली चीज थी, ये आपने पढ़ा था। ये सेम चीज अप्लाई होती है प्रोबेबिलिटी में भी। कैसे अप्लाई होती है, बस जहां जहां एन है वहां वहां क्या हो जाता है पी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर 3 इवेंट्स दिए हैं ए बी सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी और सी, या फिर एटलीस्ट ए बी सी।
तो आइदर ए और बी और सी ऐसे बोलो या एटलीस्ट ए बी सी बोलो, तो यही मतलब है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, तो ये किसके बराबर होता है? बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूला आपको क्लास 12th में मिलेगा। इस फॉर्मूले को बेसिकली कहते हैं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम ये क्लास 12th का पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, एडिशन थ्योरम। तो क्लास 11 जहां से खत्म होती है, क्लास 12 वहीं से शुरू होती है। हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वैसे ही 11 जहां से खत्म होती है 12 वहां से शुरू होती है। आज बहुत सारे लोग एब्सेंट है, अभ्यार्थ भी गायब है, दीपांश भी गायब है। यस, तुम टेस्ट देने क्यों नहीं है बेटा? आज 5 बजे टेस्ट था, 5 से 6। तुमको मालूम ही नहीं था? कोई बात नहीं, चलो चलो रुक के दे देना, कोई बात नहीं। बस अभी 7 से 8 दे देना। अरे क्या होता है, तो तुम्हें पता नहीं था, अब तो बता दिया ना, फोन करके घर पे बता देना। पढ़ के नहीं आए हो तो ये कौन सी बात हुई? नहीं पता था तो इसका मतलब वो थोड़ा पढ़ के नहीं आए हो। अगली क्लास तो फिर दिवाली की बात होगी, तब तक तो तुम ऐसे भी पढ़ लोगे। छुट्टी बेटा हो जाएगी कल से, मतलब कल से मतलब आज लास्ट क्लास है, इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी 16 को। बस तुम जैसी तुम आए वैसी तुम्हारे खुशखबरी दे दी, बस बस बस, उसके बाद तुम हो। ठीक है, तो दिवाली की हॉलीडेज आपकी कल से शुरू हो जाएंगी क्योंकि कल बहुत ज्यादा भीड़ भीड़ होती है। कल क्या है अपना वो, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो एडिशन थ्योरम है ये क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ पर्सन विजिट्स हिज डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन होता है बेटा? हाँ, दांत साफ करने वाला नहीं बेटा, दांत साफ करने वाला टूथब्रश होता है। दांत सही करने वाला अबे जूता है कि दांत है? दांत सही करने वाला। अब तुम्हारे खराब है, सबके नहीं खराब होते। दांतों का डॉक्टर, हाँ डेंटिस्ट का मतलब होता है दांतों का डॉक्टर, दांत सही करने वाला। सीबीएसई आदमी। सो इफ अ पर्सन विजिट्स हिज डेंटिस्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव हिज टीथ क्लीन्ड, दांत साफ करने वाला, इज 0.48। तो उसके दांत साफ हो जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.48। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव अ कैविटी फिल्ड। कैविटी फिल्ड का मतलब क्या होता है? दांत भरना, मतलब दांत में अगर आपके गड्ढा हो जाए तो उसको भरना, दैट इज नोन एज कैविटी फिल्ड। तो कैविटी फिल करने की प्रोबेबिलिटी है 0.25। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव बोथ अ टूथ एक्सट्रैक्टेड इज, he will have a tooth extracted, okay both नहीं है, he will have a tooth extracted। tooth extracted का मतलब क्या है? दांत उखाड़ दिया जाएगा। तो पहले दांत क्लीन करने की प्रोबेबिलिटी 0.48, ठीक, फिर दांत में कैविटी भरने की प्रोबेबिलिटी 0.25 और दांत उखाड़ देने की प्रोबेबिलिटी 0.20। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव टीथ क्लीन्ड एंड अ कैविटी फिल्ड, टीथ भी क्लीन कर दिए जाए और कैविटी भी भर दी जाए, इज 0.09। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव हिज टीथ क्लीन्ड एंड अ टूथ एक्सट्रैक्टेड, दांत को साफ किया और उसको उखाड़ दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.12। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव अ कैविटी फिल्ड एंड अ टूथ एक्सट्रैक्टेड, कैविटी फिल कर दी जाए, दांत निकाल दिया जाए, प्रोबेबिलिटी 0.07। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव हिज टीथ क्लीन्ड, अ कैविटी फिल्ड एंड अ टूथ एक्सट्रैक्टेड, पहले दांत साफ करेंगे, उसमें कैविटी भरेंगे और फिर उसके बाद दांत को उखाड़ देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.03। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विजिटिंग हिज डेंटिस्ट विल हैव एट लीस्ट वन ऑफ दीज थिंग्स डन टू हिम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे इवेंट्स क्या हैं। एबीसी आपको इवेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम इवेंट्स को डिफाइन कर देते हैं। तो हमारा पहला इवेंट ए जो है वो हमने लिख लिया कि टीथ इज क्लीन्ड, टीथ इज क्लीन्ड। नेक्स्ट बी, बी क्या हो जाएगा? कैविटी इज फिल्ड, कैविटी इज फिल्ड। एंड सी, सी क्या हो जाएगा? टूथ इज एक्सट्रैक्टेड, टूथ इज एक्सट्रैक्टेड। सो ये तीन इवेंट्स हमने बना लिए। अब यहां पे दिया है टीथ क्लीनिंग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है टूथ विल बी क्लीन्ड इज 0.48।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कैविटी फिल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25, एंड सी, दांत निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.20. ठीक. द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव टीथ क्लीन्ड एंड कैविटी फिल्ड, टीथ एंड कैविटी, एंड का मतलब हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब होता है हमेशा इंटरसेक्शन, एंड मींस इंटरसेक्शन, ये आपने सेट्स में भी पढ़ा था. ठीक. सो टीथ क्लीन एंड कैविटी फिल्ड, सो टीथ क्लीन ए है, कैविटी फिल्ड बी है, तो ये क्या दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर दिया है 0.09. इसके बाद क्या कह रहा है टीथ क्लीन एंड टूथ एक्सट्रैक्टेड, तो टीथ क्लीन ए है, टूथ एक्सट्रैक्टेड सी है, एंड बोल रहा है तो ए इंटरसेक्शन सी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना दिया है 0.12. ठीक. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद क्या दिया है कैविटी फिल्ड एंड टूथ एक्सट्रैक्टेड, कैविटी फिल्ड एंड टूथ एक्सट्रैक्टेड बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर दिया है 0.07. ठीक. और तीनों क्लीन करके कैविटी भर के टूथ एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.03. तो यहां पे ये समझ में आ गया कैसे हमने इसको लिखा, कैसे समझा. ठीक. तो सबसे पहले आपको इवेंट्स मेंशन करने हैं, और इवेंट्स मेंशन करने के बाद आपको उसकी प्रोबेबिलिटी डालनी है, उस वाली क्लास में हो रही है, और प्रोबेबिलिटी इसमें लिखनी है. ठीक है. तो ये सारे हमने पी ए, पीबी, पीबी, ए इंटरसेक्शन बी सब लिख लिया. ये फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूले में ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है आइदर ए और बी, आइदर ए और बी और सी, या फिर इसका मतलब होता है एटलीस्ट ए बी या सी. ठीक. तो हमको क्या निकालना है यहां से एटलीस्ट वन ऑफ द थिंग्स विल बी डन टू हिम, तो हम यहाँ पे सारे वैल्यूज रख देंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है 0.20, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 0.09, माइनस ए इंटरसेक्शन सी कितनी है 0.010 माइनस 0.12 माइनस 0.07 प्लस 0.03. ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, जोड़ घटा करेंगे, और जोड़ घटा करके आपको आंसर मिल जाएगा. जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा. हाँ भाई बताओ बताओ. हाँ भाई हो गया. ठीक है. तो 0.62 आ रहा है आंसर, 0.68 आ रहा है, 0.68 आ रहा है. आचल बेटा एक बार चेक कर लेना, आंसर 0.68 आ रहा है. इसको करने का एक और तरीका था. क्या तरीका था, जैसे हमने वेन डायग्राम से बचपन में सीखा था सेट्स का करने का, वैसे ही कर सकते हो. तो सबसे पहले क्या कर लो, ये बीच वाली वैल्यू भर लो. तो सबसे पहले बीच वाली वैल्यू 0.03 है, 0.03. ठीक है. फिर इंटरसेक्शन वाली सारी वैल्यूज भर लो. तो इंटरसेक्शन वाली सारी वैल्यूज कितनी है, ए और बी का इंटरसेक्शन है 0.09, ए और सी का इंटरसेक्शन है, अच्छा ठीक 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 ठीक, माइनस तो किया ही नहीं. ए और बी का है 0.09, लेकिन ए और बी में 0.03 ऑलरेडी आ चुका है, तो 0.09 में से 0.03 माइनस करेंगे तो 0.06 आ जाएगा. फिर ए और सी में कितना है 0.12 में 3 माइनस करोगे तो 0.09 आ जाएगा. बी और सी में कितना है, बी और सी में 0.07 में से अगर 0.03 माइनस करोगे तो 0.04 बचेगा. फिर ए में भर लो, बी में भर लो, सी में भर लो, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है सारे सबको ऐड कर लो, 0.68 आंसर आ जाएगा. वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं. ठीक. समझ में आया समर्थ, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं. क्या कह रहे हो बेटा, तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो ठीक है, मुंह बंद रखो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कह रहा है इन अ गिवन रेस द ऑड्स इन फेवर ऑफ 4 हॉर्सेस, 4 घोड़े दिए हैं, रेस में दौड़ रहे हैं घोड़े ए बी सी डी. ठीक है, 4 घोड़े दौड़ रहे हैं रेस में. सो इन अ रेस द ऑड्स इन फेवर ऑफ हॉर्सेस ए बी सी डी आर 1:3, बी का दिया 1:4, 1:5 एंड 1:6, ऑड इन फेवर ऑफ. ठीक है, ऑड इन फेवर ऑफ. कह रहा है एज्यूमिंग दैट डेड हीट इज इम्पॉसिबल. अब ये डेड हीट क्या होता है, डेड हीट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं हो सकता
कि कोई भी घोड़ा मर जाए। डेड हीट का मतलब होता है अगर घोड़ा बहुत तेज चल रहा है, बहुत स्पीड से चल रहा है, तो उसको डेड हीट होने के चांसेस रहते हैं। डेड हीट का मतलब इतनी तेज दौड़ता है कि उसका दिमाग गर्म हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फाइंड द चांस दैट वन ऑफ देम विंस द रेस। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से एक घोड़ा जीते? तो इनमें से एक घोड़ा जीते का मतलब क्या निकल रहा है? या तो ए जीते, या तो बी जीते, या तो सी जीते, या तो डी जीते। अब हमेशा याद रखना, इंटरसेक्शन होता है एंड, और यूनियन होता है और। ठीक, तो यूनियन होता है और। एक और चीज, इंटरसेक्शन या एंड इसको लिख लीजिए। इंटरसेक्शन इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यूनियन का मतलब होता है एडिशन, प्लस। तो ये आपने सेट्स में भी पढ़ रखा है, ये वही सेम चीज यहां पे भी है। ठीक है, तो ऑड इन फेवर ऑफ दिया है, ऑड इन फेवर ऑफ और ऑड अगेंस्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ऑड इन फेवर ऑफ में क्या होता है? P अपॉन Q, वेयर P इज द फेवरेबल आउटकम, Q इज द अनफेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो ये P है, ये Q है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल आउटकम, तो इन दोनों को ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा? 3 + 1 4। ठीक, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना हो जाएगा? 1/5। ये कितना हो जाएगा? 1/6। ये कितना हो जाएगा? 1/7। अब कह रहा है या तो ए जीते, या बी जीते, या सी जीते, या डी जीते। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। या का मतलब होता है और का मतलब होता है प्लस। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5, और सी के जीतने की, और डी के जीतने की। इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा विल बी द फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब कैलकुलेशन मैं नहीं सिखा रहा, कैलकुलेशन तुम लोग को करनी आती है, फ्रैक्शन ऐड करने आते हैं। या तुम लोग 11th में हो, तुम लोग के पास कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। क्लियर है? कितना आंसर आ रहा है इसका बताओ। हेलो खुशी, क्यों नहीं आई तुम? तुमने लेट ज्वाइन किया, वरना अभी थोड़ी देर पहले ही प्रथा कुछ बता रही थी। ना विश्वास हो तो जब क्लास रिकॉर्डिंग पे जाए तो जरूर खोल के देखना क्या कह रही थी वो। क्लास रिकॉर्डिंग पे जाएगी तब देख लेना क्या कह रही थी। क्या तुम ऐप पे नहीं हो क्या? तुमको ऐप का एक्सेस ही नहीं मिला अभी तक? अच्छा, तभी आते हो, वरना नहीं आओगे। क्या ये चीज क्लियर है आंचल, मानवी एंड खुशी? 1/4 किसके बराबर होता है? 0.25। 1/5 किसके बराबर होता है? 0.20। 1/6 किसके बराबर होता है? इसीलिए कह रहे हैं कंपटीशन वाली क्लासेस में आया करो। परसेंटेज पढ़ाया था पिछले सैटरडे को, पिछले संडे को परसेंटेज पढ़ाया था। उसमें 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 को कैसे डायरेक्टली पॉइंट में लिख सकते हैं, ये सारी चीजें बताई थी। तो तुम लोग कंपटीशन वाले में आते नहीं, तो इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। बताओ कितना आ रहा है आंसर? 1/6 नहीं, सबको ऐड करके निकालना है। 29/210, 329/420 ये आएगा। 329/420 ये आंसर आएगा अपॉन 420। यही आ रहा है ना? 319, ओके, 319 अपॉन 420, 319 अपॉन 420। हाँ, डेसिमल में लिख सकते हो, पर डेसिमल में लिखने के लिए लास्ट क्लास में अगर वो कंपटीशन वाली क्लास में होते तो तुम लोग आज तुरंत लिख लिए होते। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52nd क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तुम काबिल बच्चे हो, तुमसे कहाँ हम जीत पाएंगे। 52 वाला क्या कह रहा है? 52 वाला कह रहा है 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, 4 लोग हैं, ए बी सी डी, अप्लाइड फॉर द असाइनमेंट टू कोच अ स्कूल क्रिकेट टीम। तो ए बी सी डी 4 पीटी टीचर हैं जिनको एक स्कूल की टीम को कोच करने का मौका मिल रहा है। इफ ए इज ट्वाइस एज लाइकली टू बी सिलेक्टेड एज बी, ए के सेलेक्ट होने के चांसेस डबल हैं बी से,
बी एंड सी आर हैविंग सेम चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, बी और सी के प्रोबेबिलिटी सेम है सेलेक्ट होने की, while C is twice likely to be selected as D. C के जो चांस है वो कितने हैं? Twice. किससे? D से. ठीक. What are the probabilities that C will be selected, A will not be selected? ये बताना है. ठीक. ट्राई करोगे कि मैं बताऊं? ट्राई करो. करो, ट्राई करो. प्लीज जूम इन. ओके. ये वाला क्वेश्चन है 50 सेकेंड. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए सबसे लास्ट में दिया है C is twice likely to be selected as D. तो अगर D के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम X मान ले तो C कितना हो जाएगा? Twice likely, 2x. ठीक. और B और C सेम है तो B भी 2x हो जाएगा. और A जो है वो क्या है? Twice. तो ये क्या हो जाएगा? 4x. अब ये सबकी प्रोबेबिलिटीज हो गई. हमको पता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. तो इन सबको अगर ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा. तो 4 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9. सो 9x इज इक्वल टू 1. सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/9. अब x की वैल्यू अगर 1/9 आ गई तो यानी a के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/9. b के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/9, c के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/9 और d के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/9. अब आपसे जो भी पूछेंगे आप आंसर बता देंगे. तो क्या पूछ रहा है? कह रहा है C विल बी सिलेक्टेड. तो C के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/9. A विल नॉट बी सिलेक्टेड. तो A के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/9. तो विल नॉट बी सिलेक्टेड कितना हो जाएगा? 1 - 4/9 दैट इज इक्वल्स टू 5/9. सो 5/9 इज द आंसर. या तो सम आना चाहिए 8 या फिर ऑड नंबर आना चाहिए पहले डाइस पे. तो अगर हम टोटल सैंपल स्पेस बनाए दो डाइस को रोल करने का तो क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. ठीक. फिर ऑड वाले ले लेते हैं जब पहले पे ऑड आ रहा है. 3 1 3 2 3 3 अप टू 3 6 5 1 5 2 अप टू 5 6. तो ये तो हो गए ऑड नंबर जब आ रहे हैं हमारे पहले डाइस पे. ठीक. कह रहा है या तो पहले डाइस पे ऑड आना चाहिए या फिर सम 8 आना चाहिए. ठीक. और का मतलब होता है यूनियन. यूनियन का मतलब तो इन सबको साथ में लेके चलेंगे. तो पहले पे ऑड आना चाहिए. ये हो गया 1 के साथ, 2 3 के साथ, 5 के साथ. अब सम 8 कब आ सकता है? तो सम 8 आ सकता है. ये सैंपल स्पेस नहीं है, ये हम फेवरेबल आउटकम का ही निकाल ले रहे हैं. फेवरेबल आउटकम निकाल ले रहे हैं. सैंपल स्पेस तो तुमको पता ही 1 1 1 2 1 2 1 3 36 आएंगे टोटल. ठीक है. अब सम 8 कब आ सकता है? 2 6 6 2 5 3 3 5 4 4 और कुछ बस. अब इसमें से 5 3 3 5 ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं. 5 3 3 5 ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं तो इसको हटा दो. ठीक. अब इन सबको काउंट कर लो और इन सबको ऐड कर लो. ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे यहां से? ये हो गए 6, ये हो गए 6, ये हो गए 6. 6 3 18 19 20. ये क्योंकि इसमें ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, दो बार काउंट नहीं करेंगे. 21. ठीक. सो 21 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 36. इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो 3 7 3 12 आंसर आ गया 7/12. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक. इसको करने के लिए आप एडिशन थ्योरम भी लगा सकते थे. कैसे कर सकते थे? ए मान लेते थे कि ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई
बी मान लेते सम 8, तो हमको यहां से निकालना था क्या, ए और बी, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। अब जब दो इवेंट्स होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने सेट्स में सीखा था, वही वाला फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम निकालते हैं ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई कितना आ जाता, 18/36, क्योंकि ऑड नंबर ये 18 है, प्लस पीबी सम 8, तो सम 8 कितना जाता, 1 2 3 4 5, 5/36 माइनस ए इंटरसेक्शन भी, मतलब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, तो ये 2/36, तो 5 में से 2 गया 3, 18 में 3 ऐड किया 21/36, दैट इज इक्वल्स टू 7/12। तो यहां से भी वही आंसर आ रहा है, वहां से भी वही आंसर आ रहा है, दोनों तरीके करने के सही है। अगर एक डाइस बोलेगा तो सम की बात ही नहीं करेगा, तो सम आ ही नहीं सकता क्या। हाँ, अगर ऑड नंबर बोलेगा तो 1/2 आ जाएगा, करेक्ट, 135 ऑड आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर से आ जाते हैं 49 क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन है 49 वाला, देखिए। कह रहा है बैग कंटेन 150 नट्स, खाने वाले नहीं, घुमाने वाले, घुमाने वाले जो तुम हो, आर यू नट्स, तो वही वाले नट्स। A bag contains 150 nuts and 50 bolts. बोल्ट का मतलब समझते हो क्या होता है, बोल्ट का मतलब, बोल्ट का मतलब क्या होता है, बोल्ट का मतलब क्या होता है, बोल्ट, पेचकस तो स्क्रू ड्राइवर होता है, अंग्रेज दे पुत्र। हाँ, बोल्ट क्या होता है, बोल्ट मोटा स्क्रू नहीं होता। नट क्या होता है, नट, पेच, पेच जो होता है वो नट होता है, और पेच के ऊपर जो टाइट किया जाता है गोल गोल सा, उसको बोल्ट कहते हैं, नट बोल्ट। ठीक है, सो 150 नट्स है, 50 बोल्ट है, हाफ ऑफ द बोल्ट एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। तो अगर यहां पे रस्टेड की बात करें, रस्टेड का मतलब क्या मतलब होता है, रस्टेड का मतलब क्या होता है, जंग लगे, जंग लगे, फ्रॉम लोअर एपिग्लॉटिस, जंग लगे। ठीक, रस्टेड का मतलब होता है जंग लगे, तो आधे रस्टेड है 150 का, आधा है 75, 50 का आधा है 25। ठीक, सो रस्टेड नट्स इज 75, रस्टेड बोल्ट्स आर 25। कह रहा है वन आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग में हाथ डाला गया और एक आइटम निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट इज आइदर रस्टेड और अ बोल्ट, या तो रस्टेड होगा या बोल्ट होगा, या तो रस्टेड होगा या बोल्ट होगा। ठीक, अब या तो रस्टेड होगा या बोल्ट होगा, यूनियन लग रहा है, इंटरसेक्शन लग रहा है, और का मतलब यूनियन। ठीक, अब यूनियन वाला अगर ऑपरेशन लगना है तो सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा क्या, ए एंड बी। तो किस किस चीज का यूनियन हो रहा है, द आइटम ड्रॉन इज बोल्ट, द आइटम ड्रॉन इज रस्टेड। देखो क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रस्टेड और अ बोल्ट। ठीक है, तो आइटम इज आइदर रस्टेड, आइटम इज बोल्ट। ठीक, सो हमको क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो पी ए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी की रस्टेड है, तो टोटल रस्टेड आइटम्स कितने हैं, 75 प्लस 25 दैट इज 100, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 100। टोटल आउटकम कितने हैं, 150 प्लस 50 200, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का मतलब क्या है, बोल्ट, टोटल बोल्ट्स कितने हैं 50, सो 50/200, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो कॉमन है, कॉमन मतलब रस्टेड बोल्ट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ऐसे पढ़ सकते हो ए एंड बी, रस्टेड एंड बोल्ट, तो रस्टेड एंड बोल्ट का मतलब है रस्टेड बोल्ट, रस्टेड बोल्ट कितने हैं, रस्टेड बोल्ट है 25, सो 25/200, सो 100 में 25 ऐड करो कितना आ गया, 125/200,
25 से कैंसिल करें, 25 हाउ मेनी टाइम्स इज 125? 5 टाइम्स। और 200 कितने टाइम्स होता है? 8 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 5/8। यही बोला था तुमने? सही बोला था तुमने। क्लियर है यश? Achal, you have fever. Please, please, please exit the class. Take care of yourself. You have these Diwali vacations. You can watch the class later on. No problem. Happy Diwali to you, Achal, and to your family. And may God bless you. और जल्दी से सही हो जाओ ताकि फिर से पढ़ाई वढ़ाई कर पाओ। दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करना, मजे करना, एंजॉय करना। बाय। लिख लिया? समझ में आ गया? देव, पक्का? पक्का ना? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मतलब उस दिन, मतलब मतलब उस दिन कुछ था है? ये जो 48th क्वेश्चन है ये छोड़ देते हैं, ये क्लास 12th के लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए अभी नहीं करा रहे। ये 12th में कराएंगे आपसे, ठीक? 12th में कराएंगे आपसे, ये अभी नहीं कराएंगे। ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 47th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स वेयर पी ए यूनियन बी इज हाफ, पी ए डैश इज 2/3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये डैश का मतलब होता है बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट। पता नहीं बेटा। पता नहीं बेटा।
ये ए है, ये बी है। सो कह रहा है पी ए यूनियन बी किसके बराबर है? हाफ के बराबर है। सो ए यूनियन बी का मतलब है ये पूरा का पूरा। ठीक। अच्छा, फिर पी ए डैश दिया है 2/3। अगर पी ए डैश 2/3 है तो पी ए किसके बराबर आ जाएगा? 1 - 2/3 दैट इज 1/3। ठीक। अच्छा, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया, ए डैश का मतलब हो गया ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। तो ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट कौन सा हो जाएगा? ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट। बोलो हाँ या ना। होगा मैडम? होगा। अब इसका इंटरसेक्शन अगर बी के साथ लें, इंटरसेक्शन मतलब इसका कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट बी के साथ कौन सा वाला हो जाएगा? तो बी का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स प्योर बी बोल सकते हैं या ओनली बी बोल सकते हैं। सो पी ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया प्योर बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी। सिर्फ बी कितना होगा? क्लियर है? ठीक। अब देखिए, ये है ए, ये है बी। बाहर की कोई स्पेस? हाँ, मतलब बाहर कुछ है तो नहीं, कोई कोई प्रोबेबिलिटी बाहर तो नहीं आ रही है। तो ए और बी अगर दो इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी बाहर जाएगी ही नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों की यूनियन करोगे तो ए यूनियन बी, लेकिन हाफ के बराबर है नहीं, बाहर भी हो सकता है। बाहर हो सकता है क्योंकि ए यूनियन बी हाफ के बराबर है। तो ए और बी के टोटल अंदर जो है, आइदर ए और बी या एटलीस्ट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। ठीक। अच्छा, सो प्योर बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। ठीक। अब यहां पे हमको ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया, नहीं दिया। ओके। So A and B are two events having P A union B is equals to half. तो A union B equals to half मतलब या तो A के होने की प्रोबेबिलिटी या B के होने के लिए, आइदर A और B के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। हाँ, और A की प्रोबेबिलिटी है 1/3। 1/3 का मतलब हो गया 0.333, 0.50। अच्छा, यूनियन में से अगर हम टोटल A हटा दें तो सिर्फ B बचेगा। हाँ, करेक्ट। यूनियन में से अगर हम टोटल ए हटा दें, ये वाला टोटल ए हटा दें, तो सिर्फ ओनली बी बचेगा। करेक्ट। यूनियन किसके बराबर है? सो यूनियन टोटल बराबर है 1/2 के। सो ये हो गया 1/2। इसमें से क्या हटा दें? इसमें से ए हटा दें। तो ए हटा दें मतलब ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। 3 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/6। तो 1/6 इज द राइट आंसर। सही आंसर है 1/6। करेक्ट। तो वेन डायग्राम से सॉल्व करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, क्योंकि फॉर्मूले से ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ठीक। फिर से अगर चाहो तो मैं फिर से बता दूं, फिर से देख लीजिए क्या हुआ इस क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन में हुआ ये कि दो इवेंट्स दिए हैं, इवेंट ए एंड इवेंट बी। ए यूनियन बी दिया है, मतलब पूरा ए और बी को मिला के जो प्रोबेबिलिटी है ये बराबर है किसके? 1/2 के। ठीक। पी ए डैश की जो प्रोबेबिलिटी दी थी यहाँ पे वो दी थी 2/3 के बराबर। तो यहां से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो अगर किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। अब ये 1/3 प्रोबेबिलिटी किसकी है? ए की। ए क्या है? ए ये है पूरा, है ये पूरा ए। तो अगर यूनियन में से हम ये ए वाला पोर्शन हटा दें तो हमको क्या बचा? हमको ये बचा, दैट इज प्योर बी। ठीक। यूनियन किसके बराबर था? 1/2।
इसमें से ए हटा दिया जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, तो हमको ये जो 1/6 बचा ये क्या बचा, प्योर बी या फिर ओनली बी, ये बचा। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ए को सब कुछ छोड़ दीजिए, तो ए डैश का मतलब हो गया ए को छोड़ के, ए को छोड़ के का मतलब अगर ये ए है और ये बी है तो ए डैश का मतलब हो गया ये, ए को छोड़ के बाकी सब, ए को छोड़ के बाकी सब ये हो गया। ए को छोड़ दिया, ठीक। इसका इंटरसेक्शन अगर बी के साथ लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग वाला पार्ट, कॉमन पार्ट। तो बी का कॉमन पार्ट क्या है, बी वाला पार्ट कौन सा है, तो बी वाला पार्ट है ये वाला, बी वाला पार्ट है ये वाला, ये पूरा बी है, ठीक। पर इसमें बी में ये वाला पार्ट भी आ रहा है, पर ए में तो ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। तो जो ओवरलैप कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट आ रहा है, वो ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये मतलब प्योर बी वाला पार्ट। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, मतलब प्योर बी। तो हमको यहां से प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, प्योर बी की। और प्योर बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/6, वेन डायग्राम से आ गई, लिख लो इसको। क्लियर है खुशी एंड मानवी, खुशी एंड मानवी, इज दिस क्लियर टू यू, यस और नो? क्या आ रहा है तुम्हारा, गलत आ रहा है। ये वाली शीट पूरी लगा के आनी दिवाली के बाद, ठीक। कितने क्वेश्चन है इसमें, सिर्फ 52, जिसमें से हम लोग पीछे से शुरू कर दिया है, आगे के कुछ क्वेश्चन तुम लोग कर ही चुके हो, ठीक। हंस क्यों रहे यार, छोटे कमी तो क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन। हफ्ते भर की छुट्टी में कितने क्वेश्चन डेली करोगे तो 7 दिन में हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो 2 दिन मत करना, 2 दिन ज्यादा क्वेश्चन कर लेना, 2 दिन दिवाली के निकाल दो 7 में से, 5 दिन बचे, डेली 10 क्वेश्चन करने, बस 10 क्वेश्चन तो करोगे, 11वीं में आगे 10 भी नहीं करोगे। नहीं बेटा, बस यही करना, शीट करना, कुछ नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं। श्रद्धा हो तो कर लेना। तुम भैया कॉपी किताब कहाँ बंद कर रही हो, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, तो हमने होमवर्क दिया है, तो दिवाली के बाद ये अभी तो और क्वेश्चन करा रहे हैं, ये तो तुरंत तुरंत कॉपी किताब बंद करके रखने लगते हैं। कोई बात नहीं बेटा, उसको कहने दो, तुमसे नहीं कह रहा ना। 46 वाला क्वेश्चन देखिए, 46 वाला क्वेश्चन, 46 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 वाला कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग इज 0.5 एंड बी इज 0.3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5। बेटा मुंह बंद करो ना, दांत तोड़ देंगे तुम्हारे, डेंटिस्ट की जरूरत पड़ जाएगी तुम्हें तुरंत। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.3, ठीक। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, फाई के बराबर है, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी का मतलब होता है ए भी ना हो एंड बी भी ना हो। अब यहां पे आपने क्लास 11th में, अब 11th में ही हो वैसे तुम लोग ने एक रूल पढ़ा होगा, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस होगी, डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ सेट में भी तो पढ़ाया था। सो डी मॉर्गन्स लॉ में मैंने आपको क्या बताया था कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक। तो यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ए यूनियन बी, ठीक। अच्छा अब ए यूनियन बी निकाल सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो पी ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, पी ए
प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी तो 0 के बराबर है, तो पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.8। तो ए यूनियन बी के अगर होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.8 कितनी हो जाएगी 0.2। सो द आंसर इज 0.2 विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी कैसे आया, नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए होगा एंड ना ही बी होगा। क्लियर है, तो यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। लिख लो, लिख लिया। समर्थ, तुम समर्थ प्रोनाउंसिएशन बोलते हो या सामर्थ बोलते हो? समर्थ। क्लियर है, ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। 44th क्वेश्चन कीजिए। 44th क्वेश्चन में कह रहा है इन अ लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया द प्रोबेबिलिटीज आर 0.87, 0.36, 0.3 दैट अ फैमिली randomly chosen for a sample survey owns a color television, owns a color television, a black and white television, or both kinds of sets. What is the probability that family owns either any one or both kinds of sets? बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आइदर और निकालना है मतलब यूनियन निकालना है, ठीक है। आइदर और कभी भी हो जाए तो यूनियन है, ठीक। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब सबसे पहले ए और बी को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो ए और बी को डिफाइन कर लेते हैं। ए क्या है, ओन्स अ कलर टीवी। बी क्या हो जाएगा, ओन्स अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक। अब दिया क्या है यहाँ पे, कह रहा है इन अ लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया द प्रोबेबिलिटीज आर दिस दिस दिस, ओन अ कलर टेलीविजन। कलर टेलीविजन ओन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.87, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है 0.87। फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का कितना दिया है 0.36, और ये जो 0.3 दिया ये क्या दिया है बोथ काइंड्स ऑफ सेट्स। तो बोथ का मतलब क्या होता है, कलर टेलीविजन भी होगा एंड ब्लैक एंड व्हाइट भी होगा। एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। सो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर दिया है 0.3। एक चीज और है, इसको लिख लो तो इजी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है आइदर ए और बी, या आपको क्वेश्चन में दिया है एटलीस्ट ए और बी, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया है आइदर ए और बी और बोथ, इन तीनों ही स्टेटमेंट्स का मतलब होता है ए यूनियन बी। इन तीनों ही स्टेटमेंट्स का मतलब होता है ए यूनियन बी। तो अगर इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपके पास क्वेश्चन में आती है तो इसका मतलब क्या है ए यूनियन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। स्टार बना लो, चंदा मामा बना लो, जो अच्छा लगे बना लो। उसके बाद अगर दिया है ए एंड बी, या फिर दिया है ए एंड बी, या फिर दिया है ए एंड बी, या फिर दिया है बोथ, तो इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। अगर दिया है नाइदर ए नॉर बी, तो इसका मतलब होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो किसके बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, जो किसके बराबर होता है 1 माइनस ए यूनियन बी के। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट दी है तो इसका मतलब यही होता है। नाइदर ए नॉर बी का मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। ए एंड बी दिया है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी दिया, या बोथ दिया है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी दिया। आइदर ए और बी और बोथ मतलब यूनियन, एटलीस्ट ए और बी मतलब यूनियन, आइदर ए और बी मतलब यूनियन, ठीक। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया था
और बोथ काइंड्स ऑफ सेट। सो बोथ बोथ दिया है तो बोथ का मतलब है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन कितना दिया है 0.3 के बराबर। तो अगर ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएं तो किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 0.87 प्लस 0.36 माइनस 0.30। सो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 0.93। सो आंसर आ जाएगा 0.93। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी अलग कर लीजिए अपने आप। पत्ते सबको पता है कौन कौन से होते हैं? दिवाली आ रही है, देव 20,000 रुपये घर से लेके आने वाला है घर के कागजों के साथ। पैसे तुम ले आना कह रहे, हरा तो हम देंगे। A card is drawn at random from an ordinary deck of 52 playing cards. Find the probability it is an ace. Ace का मतलब क्या होता है? इक्का। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 4/52 या फिर 1/13। अ जैक ऑफ हार्ट्स, तो जैक ऑफ हार्ट एक ही होता है, ठीक। सो 1/52। अ 3 ऑफ क्लब्स और अ 6 ऑफ डायमंड्स। अ 3 ऑफ क्लब्स और अ 6 ऑफ डायमंड। तो 3 ऑफ क्लब कितना होता है 1/52। 3 ऑफ क्लब्स और 6 ऑफ डायमंड। 6 ऑफ डायमंड भी कितना होता है, ठीक, कितना आ जाएगा 1/26। ठीक, आप इसको एडिशन थ्योरम से भी कर सकते हो, ठीक। उसके बाद अ हार्ट, सो हार्ट कितने होते हैं 13। 13/52 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। एनी सूट एक्सेप्ट हार्ट, कोई भी सूट आ जाए हार्ट को छोड़ के। तो कितने सूट्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं। 4 में से हार्ट को छोड़ के कितने बचे 3। सो 3/4। अ 10 और अ स्पेड, स्पेड का मतलब क्या होता है चिड़ी का पत्ता। या तो 10 आ जाए या स्पेड आ जाए। तो टोटल 10 कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं 4। और स्पेड्स कितने होते हैं 13, ठीक। लेकिन 10 जो 4 पत्ते हैं उसमें से एक 10 जो होता है वो स्पेड का भी होता है। मतलब ये जो 13 है इसमें से एक स्पेड भी है। तो अगर एक स्पेड इसमें से हटा दो तो 10 कितने बचे 3। तो 10 3 + 13 कितना हो गया 16। टोटल कार्ड्स कितने 52। 4 से 4/13। सो 10 और अ स्पेड इज 4/13। या फिर आप इसको एडिशन थ्योरम से भी कर सकते थे। आप इवेंट ए ले लेते 10 के बराबर, इवेंट बी ले लेते स्पेड के बराबर, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन भी करते, तो यहां से भी आ जाता। ठीक है, नाइदर अ 4 नॉर अ क्लब, ना ही 4 होना चाहिए ना ही क्लब होना चाहिए। तो नाइदर अ 4 नॉर अ क्लब, 4 भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले निकाल लो 4 एंड क्लब। नाइदर अ 4 नॉर अ क्लब, ठीक। तो 4 और क्लब, 4 कितने होते हैं 4, क्लब कितने होते हैं 13। अब 13 में से एक जो 4 है वो तो क्लब का ही होता है। तो कितने बचे 16। तो ये 16 हमारे लिए क्या है अनफेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल क्या हो जाएंगे 52 माइनस 16, ठीक। सो 52 में से 16 माइनस करो कितना आ जाएगा 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42। 42 में से 6 माइनस करें 36। सो ये आ जाएगा कितना 36/52 दैट इज 9/13। एन ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड पता है कौन सा होता है? ऑनर कार्ड होता है एस, जैक, क्वीन एंड किंग, ये होते हैं ऑनर कार्ड्स। एस कितने होते हैं 4, किंग 4, जैक 4, क्वीन 4। 4 4 जा 16। सो 16/52 दैट इज 4/13। अब पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड कौन कौन से होते हैं? पिक्चर कार्ड होते हैं जिसमें मुंह बना होता है, मुंह, ठीक, या फेस कार्ड्स, ठीक है। तो पिक्चर कार्ड में होता है राजा, रानी और वजीर, या JQK। टोटल 12 होते हैं। सो 12/52।
स्पेड और अ पिक्चर कार्ड, तो स्पेड होते हैं कितने 13, पिक्चर कार्ड कितने होते हैं 12। अब ये जो पिक्चर कार्ड होते हैं इसमें से स्पेड कितने होते हैं 3, तो 12 में से 3 माइनस कर लो 9, 9 प्लस 13 कर लो कितना हो गया 22, सो 22/52, 11/26। तो इसके लिए आपको अच्छे से ये सारे पता होने चाहिए कि ये जो कार्ड्स होते हैं ये किस तरीके के होते हैं। अगर कार्ड्स आपको अच्छे से आता है तो ये आप कर लोगे, नहीं आता है तो यश की तरह ऊपर से निकल जाएगा, है ना यश? नहीं समझ में आया ना तुम्हें? है कार्ड्स वाला क्लियर नहीं है ना, क्योंकि कार्ड्स तुमने खेले नहीं है। कार्ड, ताश के पत्ते देखें कभी, कार्ड्स देखें? तो कार्ड्स में क्या होता है, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, ये काम आएगा। 52 कार्ड्स होते हैं। खुशी तुमने खेले कार्ड्स कभी? 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। रेड में जो आता है वो आता है हार्ट और डायमंड। डायमंड जो होता है वो कुछ ऐसे शेप का होता है, हार्ट जो होता है वो हार्ट के शेप का होता है। फिर एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड्स। स्पेड्स जो होता है वो पान के शेप का होता है, क्लब्स जो होता है वो ऐसा होता है, इसको चिड़ी कहते हैं। पान थोड़ा कमजोर बना है मेरा, वैसे मजबूत होता है। ठीक, ये जितने भी होते हैं 26 को 2 से डिवाइड करो तो 13 ये होते हैं, 13 ये, 13 ये, 13 ये, 13 ये। ठीक, इसके बाद हर टाइप के चार चार होते हैं। शुरू होता है एस से, जिसको हम लोग इक्का भी बोलते हैं। फिर होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक नंबर होते हैं। फिर होता है जे, क्यू, के। जे होता है जैक, क्यू होता है क्वीन, के होता है किंग। ठीक, ये जो होते हैं ये हर टाइप में होते हैं। सो हर कार्ड चार अलग अलग टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स का? हार्ट का, डायमंड का, क्लब का, स्पेड का, एक एक पत्ता होता है। ठीक, तो अगर ये नहीं आता तो इस दिवाली कुछ अच्छा कीजिए, एक ताश की गड्डी लेके आइए और घर पे खेलने की कोशिश कीजिए अपने मम्मी पापा के साथ, बड़े भाई के साथ, दादा के साथ। नहीं सही में ये बहुत अच्छा गेम होता है, मतलब पैसे ना लगाओ अगर ताश में, तो ताश इज अ वेरी गुड गेम जो आपकी मैथ्स स्ट्रांग करता है। और इसे लगाते ही वो जुआ हो जाता है, और जुआ इलीगल होता है, जुआ अच्छी चीज नहीं होता, तो इसलिए पैसे हटा दीजिए। अगर उस ताश को खेलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। कारदा बहुत अच्छे से ताश खेलता है, इसलिए सारे आंसर दे रहा है धकाधक, है ना? क्या, किस किस कैसे सब पता उसे? तुम खेलो तो कभी उसके साथ, ले आओ घर से 10,000 रुपए, फिर खेल के बताओ। फिर वो किस किस कैसे कैसे सब बता देगा तुम्हें। तुम बस ले आओ, भाई की दिवाली बन जाएगी अच्छी। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स वाली चीज है इसको लिख लीजिए, और इसको लिखने के बाद, खुशी को भी नहीं आता था ना इसीलिए बता दिया, इस कार्ड वाली चीज को लिख लीजिए। कार्ड वाली चीज आपके काम आएंगी। वैसे आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा है तो भाई कैसे 10वीं क्लास में प्रोबेबिलिटी कर ली, और अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। कार्ड्स पे आया नहीं था इसलिए बच गए होगे, वैसे ये था 10th में भी था। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारी तरफ से वैसे तो खत्म हो गई है। प्रोबेबिलिटी में जो बीच की शीट आएगी ना, उसमें कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है। वो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कराए थे। जैसे क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 लेटर्स हैं, 3 एनवेलप्स हैं, किए थे वाले क्वेश्चन हमने। 3 लेटर्स हैं, 3 एनवेलप्स हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट कम से कम एक लेटर अपने सही एनवेलप में जाएगा। तो सबसे पहले टोटल आउटकम निकाल लो कि टोटल कितने यहां से तरीके बन सकते हैं। ठीक, तो 6 तरीके बन सकते हैं यहाँ से। पहला लेटर इन 3 में जा सकता है, कितने तरीके से? 3 तरीके से। फिर एक में चला गया, दूसरा लेटर 2 में जा सकता है, 2 तरीके से। ये एक में जा सकता है, 3 2 इंटू 1 कितना हो गया? 6 तरीके से। ठीक, अब कह रहा है कि एटलीस्ट 1 लेटर अपने सही उसमें जाना चाहिए, एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 का मतलब है आप निकाल लो कि कोई भी अपने सही में नहीं जाता और उसको 1 में से माइनस कर लो। ठीक, तो कोई भी अपने में सही में नहीं जाता मतलब L1 चला जाए किसमें? L1 चला जाए E3 में, L2 चला जाए E1 में, और L3 चला जाए E1 में। नहीं, E1 में तो जा चुका है, E2 में। ठीक, ये हो गया गलत। और क्या गलत हो सकता है? L1 चला जाए E2 में,
L2 चला जाए E3 में और L3 चला जाए E1 में, और कुछ नहीं बचेगा, और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर इसके बाद कोई ना कोई सही में जाएगा ही जाएगा। तो ये टोटल आउटकम्स कितने हो गए, ये हो गया 1, ये हो गया 2। सो 2 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। ये जो प्रोबेबिलिटी आई ये किसकी आई कि कोई भी लेटर अपने सही में नहीं जा रहा, ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ नन ऑफ द लेटर्स आर पोस्टेड इन द राइट एनवेलप, आर पोस्टेड इन द राइट एनवेलप। क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है कि एटलीस्ट वन लेटर इज पोस्टेड इन द राइट एनवेलप। तो एटलीस्ट का लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1 माइनस नन। तो एटलीस्ट वन ऑफ द लेटर गोज इन द राइट एनवेलप का हो जाएगा 1 माइनस नन ऑफ द लेटर गोज इन द राइट एनवेलप। तो नन ऑफ द लेटर्स गोज इन द राइट एनवेलप की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/6। तो एटलीस्ट की कितनी हो जाएगी 1 माइनस 2/6, दैट इज इक्वल टू 4/6, दैट इज इक्वल टू 2/3। समझ में आ गया। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन जो हमने यूज किए थे वही यूज करते हुए अब बस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गया। तो करना कुछ नहीं है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की हेल्प से आपको फेवरेबल आउटकम निकालने हैं और टोटल आउटकम निकालने हैं, बस।